सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो? होपफुली सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी। मैं आपका अपना अमित सिंह फिर से आपके लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, जहां पे बात करेंगे हिंदी पैडोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चंस के बारे में। अगर आप सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप यूपीटेट की कर रहे हो, तब भी दोनों एग्जाम के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की वीडियो में कुछ ओवरऑल बहुत ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हर बार रिपीट हुए हैं। क्लियर? अगर आप थोड़े से भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो इनसे मिलता जुलता कोई दूसरा भी क्वेश्चन आएगा, उसको भी आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। क्लियर? चलते फिर आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर आप पहली बार आए हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा यार मेरे। अगर आप पहली बार अगर टीचिंग के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक वो सीटेट हो सकता है, यूपीटेट हो सकता है, रीट हो सकता है, केवीएस हो सकता है, किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए कोई भी छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप मेरे से इजीली कनेक्ट हो सकते हो। मैं डे बाय डे जरूर, मतलब मैं एक लर्नर हूं, आप भी एक लर्नर हो, और हमारे सीखने सिखाने की प्रक्रिया ये कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है? तो पीपीटी बहुत अच्छे से बनी हुई है, सारे क्वेश्चंस बहुत बेहतर हैं। अगर आप किसी भी सेट को उठा के देखोगे जो पिछले बार के हैं, किसी भी सेट को उठा के देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होते मिलेंगे। ठीक है? और हमारे पढ़ाने का या पढ़ने का तरीका हमारा सेम ऐसे रहेगा कि हम बस आंसर को रटेंगे नहीं। ठीक है? कॉन्सेप्ट को समझ गए कि उससे मिलता अगर कोई दूसरा भी क्वेश्चन आएगा, है ना, मतलब उससे रिलेटेड अगर कोई दूसरा भी क्वेश्चन आएगा, तब भी आप अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है? चलते हुए क्वेश्चन नंबर 1 को, हो सके तो आप जवाब जरूर देते रहिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट बॉक्स में जवाब दोगे तो मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन बढ़ जाता है। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बहुत ही बेहतर लिखा हुआ है, जरा बताइएगा कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं कहां से। अब देखो, यहाँ पे भाषा अर्जन की बात हो रही है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी पेडोलॉजी। क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी पेडोलॉजी। आपको पता है 15 नंबर में गद्यांश और पद्यांश होगा और 15 नंबर में पेडोलॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं। क्लियर? तो आपको बात करनी है यहाँ पे, शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं कहां से। अर्जन का मतलब होता है कि जब आप स्वभाव से, यानी आप, अर्जन जो है एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो अपने आसपास के लोगों से आप इंटरैक्ट करके सीख जाते हो। क्लियर? यानी अर्जन का मतलब ऐसा है कि वहां पे किसी प्रकार का आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है कि आपको रूल और रेगुलेशंस पढ़ने होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि अपने वातावरण से भी आप सीख सकते हो। ठीक है? लोगों, जैसे आपके आसपास लोग होते हैं, उनसे इंटरैक्ट करके लोगों से भी आप सीख सकते हो। क्लियर? अब देखो, यहां पे ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि भाषा की संरचना का विश्लेषण करके। केवल भाषा के स्ट्रक्चर का विश्लेषण करने की बात यहां पे नहीं हो रही। आपको समझ में आ रहा होगा कि हम यहाँ पे भाषा के विश्लेषण करने पे, भाषा के जांच पड़ताल करने पे बात नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन में बात हो रही है अर्जन की, कि कहां पे हम स्वाभाविक रूप से चीजों को सीख रहे हैं। ठीक है? तो ये तो गलत हो गया कि हम कोई स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं। सेकंड में लिखा हुआ है कि भाषा के साहित्य का अध्ययन करके, केवल हम भाषा के लैंग्वेज के साहित्य के बारे में जान रहे हैं, ऐसे तो कोई बात यहाँ पे नहीं करी गई है ना, तो ये भी कट हो गया। थर्ड में लिखा हुआ है कि उस भाषा को बोलने वालों की संस्कृति के बारे में सीखना, यानी जिस लैंग्वेज को करेंगे उस भाषा को बोलने वाले या बोलने वालों की संस्कृति के बारे में सीखकर, ऐसा कोई बात हो रही है। यहाँ पे कोई तर्क नहीं दिख रहा कि हमें जो बात बोली गई है। देखो, डी में लिखा हुआ है कि प्राकृतिक अंतःक्रियात्मक वातावरण में भाषा का उपयोग करके। क्लियर दैट? यहां पे लिखा हुआ है कि जब आप अपने वातावरण में, अपने एनवायरमेंट में, कहने की इंटरैक्ट करते हो, लिखा हुआ है ना कि अपने प्राकृतिक अंतःक्रिया का मतलब कि जब आप लोगों से इंटरैक्ट करते हो, बातचीत करते हो, समझ रहे हो? तो वही बात लिखी हुई कि अंतःक्रियात्मक वातावरण में भाषा का उपयोग करके, जब आप लैंग्वेज का उपयोग करते हो और लोगों से बोलते चालते हो, तो आपका क्या होता है, अपने स्वभाव के थ्रू आप लैंग्वेज को सीख जाते हो। मैंने पहले बोल दिया कि जिनको टाइम पास करना है ना, केवल आंसर देना, तो आप भाई चले जाइए, आपके लिए वीडियो नहीं है। मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूं ताकि उससे कोई दूसरा भी क्वेश्चन आएगा तब भी आप अटेम्प्ट कर लोगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे, समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। चलो पढ़ते हैं। देखो, क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं रहा हूं, क्वेश्चन में बहुत ज्यादा बता नहीं रहा हूं, लेकिन मैं उस तरीके से बढ़ रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है? अगर आप पहली बार भी आए हो तब भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको दोबारा ये लग रहा है कि मैं तैयारी कहां से स्टार्ट करूं, मैंने अभी कुछ नहीं पढ़ा हुआ, आपको पता है कि पेपर 8 फरवरी को है। कब है? 8 फरवरी को है। केवल हमारे पास, देखो, नवंबर फिनिश होने वाला है, क्या बचा हुआ है आपको पता है? हमारे पास दिसंबर और जनवरी है। ठीक है? अब 2 महीने में जो सोच रहे कि यार नोटिफिकेशन जिस दिन आएगा उस दिन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कब आप पढ़ोगे भाई मेरे, है ना? तो पढ़ना स्टार्ट करो अभी से, एक अच्छा खासा स्कोर आएगा आपका। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषाई कौशल अभिव्यक्ति से संबंधित है। भाषाई कौशल की बात को, अगर हम भाषा कौशल की बात करें तो आप सभी को पता है सुबोपाली होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चार जो होते हैं भाषा कौशल होते हैं। क्या होते हैं? भाषा कौशल। ये भी आपको पता होना चाहिए,
इनसे भी मिलता जुलता एक क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर? इन्हीं भाषा कौशल कौन कौन से होते हैं? सुबोपाली। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सा कौशल ऐसा होता है जो अभिव्यक्ति से संबंधित। अभिव्यक्ति का मतलब जब हम अपनी बातों को प्रकट कैसे करें। अभिव्यक्ति का मतलब है कि हम अपनी बात को, अपनी जो भी हम कहना चाह रहे हैं उस चीज को हम कैसे सामने वाले पे प्रकट करेंगे, किस वे में, किस माध्यम से, उसकी बात यहाँ पे करी जा रही है। देखो, क्या वो पढ़ोगे, सुनोगे, देखो सुनते हो तो अपने लिए, वहां पे किसी के लिए प्रकट तो नहीं करोगे, ये तो गलत हो गया, है ना। सुनना और लिखना, सुनना किस लिए है, सुन के आप किसी चीज को प्रकट नहीं कर रहे हो, है ना, तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बोलना और लिखना, यहाँ पे लिखा हुआ पढ़ना, बोलना और लिखना। पढ़ना, पढ़ते भी अपने लिए हो, किसी को बोल, भाई पढ़, आप खुद पढ़ रहे हो ना, तो अभिव्यक्ति कहां वहां पे कर रहे हो, तो ये भी गलत हो गया। अब सी में लिखा हुआ है बोलना और लिखना, मतलब अगर हम किसी से बात भी कर रहे हैं, सपोज दैट अगर हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम बोल बोल के प्रकट कर रहे हैं आपके सामने, और चीजों को लिखना मैंने लिख करके प्रकट कर रहे हैं आपके सामने। समझ में आया आपको? यानी क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखो क्वेश्चन में सिंपल सी बात बोली जा रही है। तो आवाज स्लो करो इसको, आवाज स्लो करो, अपनी आवाज स्लो करो इसकी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि हम अभिव्यक्ति मतलब हम अपनी बात को कैसे प्रकट करते हैं। क्लियर? तो यानी हम बोल के प्रकट करेंगे या फिर हम लिख के प्रकट करेंगे। समझ गया? अगर मतलब अगर कोई चीजें हैं हम आपको बोल के समझाएंगे और नहीं बोल के समझाए, ऊपर वाले में, ऊपर वाले में, ठीक है, अगर मतलब किसी चीज को हम बोल के समझाएंगे या फिर हम आपको लिख के समझाएंगे। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ओवर हियर। चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। चलो, क्वेश्चन नंबर थर्ड में किसकी बात करी जा रही है उसको जरा पढ़ लेते हैं। पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर थर्ड को। अगर आपको थोड़ा सा भी सही लग रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर कर देना, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस तो रहता ही, आप समझते हो, है ना। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा हुआ है कि यदि कोई विद्यार्थी निम्नलिखित कार्य में से असमर्थ है, मतलब जो भी कार्य यहाँ पे दिए गए हैं कह रहे हैं कि इन कार्यों को करने में असमर्थ है, एक बच्चा जो है इन कार्यों को अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा है या करने में असमर्थ है। आगे लिखा हुआ है तो किस विकलांगता से पीड़ित होने की संभावना है, मतलब कौन सा ऐसा विकार बच्चे के अंदर है। देखो, अब यहाँ पे डिसेबिलिटी की बात आ गई, यानी कोई अक्षमता बच्चे के अंदर है। आपको पता है कि अगर कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आती है तो उसके अंदर डिसकैलकुलिया होता है, और लिखने में या लिखने में प्रॉब्लम होती है तो डिस्लेक्सिया होता है, समझने में डिस्प्रैक्सिया होता है। इनको भी आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई 4 आपको चीजें बताई गई हैं और कहा गया है कि बच्चे के अंदर इनको सीखने में या कार्य करने में असमर्थ है बच्चा। तो किस विकलांगता से पीड़ित है बच्चा, क्या उसके अंदर लिखा हो, देखो पॉइंट नंबर 1 को पढ़िएगा। पाठ्य सामग्री से अर्थ ग्रहण, यानी पढ़ रहा है बच्चा और वो अर्थ ग्रहण करने में उसको समस्या हो रही है। क्लियर? यहाँ पे भी बात पढ़ने से रिलेटेड है। क्लियर? अब आ गया सारांशीकरण, मतलब कोई चीज पढ़ रहा है उसका सारांश नहीं निकाल पा रहा है बच्चा, कि हमने पढ़ तो कहानी डाली पूरी लेकिन उसका मतलब नहीं समझ पाए यार, है ना, ये बच्चे के अंदर डिफिकल्टी है। तो यहाँ पर भी पढ़ने की ही बात हो रही है। सी में देखो, आपेक्षित गति दर से पढ़ना, यानी किसी भी चीज को उसके अंदर फ्लुएंसी नहीं है, मतलब आपेक्षित गति का मतलब है किसी चीज को पढ़ तो रहा है बट उसके अंदर फ्लुएंसी नहीं कि वो लगातार कंटिन्यू बढ़िया से पढ़ते जा रहा है भाई मेरे। ठीक है, तो यहाँ पर भी बात पढ़ने से रिलेटेड है। अब यहाँ पे लिखा हो ऊपरी और गहरे अर्थ का विश्लेषण, मतलब गहरे अर्थ का विश्लेषण किसी भी टॉपिक के अंदर जाके उसको डेप्थ में समझना। क्लियर? तो यहाँ पर भी बात पढ़ने से रिलेटेड है, समझ गए होंगे। यहाँ पे लेखन की कोई बात नहीं करी गई, क्रिया वैकल्प की कोई बात नहीं करी गई, यहाँ पे कोई गणना यानी कैलकुलेशन की कोई बात नहीं करी गई। चारों में आपको पढ़ने से रिलेटेड बातें बताई गई हैं, पठन वैकल्प से बताया गया है। और अगर आप थोड़ा सा भी भाई मेरे समझ रहे होंगे तो ये हिंदी पढ़ोलॉजी आपको जरूर समझ में आ रही होगी, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, इतने सिंपल है मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, पढ़िए जरा। देखो, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या बोला जा रहा है कि इनमें से किसे भाषा शिक्षण परंपरा के अंतर्गत मानवतावादी दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया गया है। यानी जो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो मानवतावादी दृष्टिकोण लिखा हुआ है, यानी जो हमारे समाज में जिनके आसपास हम रहते हैं या भी जो भी हमारी इंसानियत ह्यूमैनिटी है उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, यानी जो इंसानियत मानवतावादी दृष्टिकोण यानी हम लोगों से भी सीखते हैं। क्लियर? तो वही बात बोली जा रही है कि कौन से उदाहरण का आप प्रयोग करोगे। यहाँ पे कुल भौतिक प्रक्रिया के बारे में, मौन तरीका है, मानवतावादी दृष्टिकोण, जब आप लोगों से इंटरैक्ट करते हो, बातचीत करते हो तो यहाँ पे मौन की कोई बात नहीं हो रही और ना ही कोई प्राकृतिक उपागम की बात हो रही, ना ही कोई शारीरिक गतिविधि की बात हो रही है। सिंपल आपको समझ में आ रहा होगा, लिखा हुआ है सामुदायिक भाषा अधिगम। क्या मतलब? सामुदायिक भाषा अधिगम का मतलब क्या है, सिंपल वे में समझ जाओ कि हम क्या नाम लोगों के बीच रह के, समुदाय में रह के, है लोगों से इंटरैक्ट करके, आपस में कोलैबोरेट करके, डिस्कशन करके सीखते हैं, तो उसी की बात है, यानी मानवतावादी दृष्टिकोण, यानी सभी के साथ मिलके हम काम करते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलते हैं,
समझते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं किसकी बात करी गई है। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पढ़िए जरा और जवाब दीजिए कि इसमें किसकी बात करी जा रही है। पढ़ो देखो। अब क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों के काम के उद्देश्यपूर्ण संग्रह को और एक से अधिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के प्रयासों, प्रगति और उपलब्धि को प्रदर्शित करता है। क्या क्या कहलाता है? यानी जो भी पूरे साल में विद्यार्थी करते हैं, चाहे वो उनका मॉडल हो, चाहे उनका चार्ट पेपर हो, चाहे उनका कोई भी मटेरियल हो बच्चों से रिलेटेड, यानी चाहे उनके कोई प्रयास से यानी कोई एक्टिविटी प्लान की गई हो, सब कुछ जो एक कलेक्शन होता है। भाई मान लीजिए एक बच्चा जो है क्लास 9th या 10th में जो भी बच्चा पढ़ रहा हो, ठीक है, तो उस बच्चे ने पूरे साल में जो भी प्रयास किए, जो भी एक्टिविटी करी है, जो भी मॉडल बनाए हुए हैं, इन सब का कंबाइंड कलेक्शन क्या कहलाएगा? सिंपल समझ जाओ, इन सारी बातों का कलेक्शन जो होता है वो पोर्टफोलियो कहलाता है। क्या कहलाता? पोर्टफोलियो। यार भाई देख के बता सकते हो, है ना? इतनी समझ तो आपके अंदर होगी कि अगर आपको दिख जाए, एक सेकंड भी नहीं लगेगा आपको बताने में कि यार सर ने बताया था कि जो भी प्रयास और एफर्ट होते हैं बच्चों के, उन सभी को पोर्टफोलियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो बोलते हैं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलते हैं, समझते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बात करी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िएगा। देखो बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। यहाँ पे पढ़िए जरा और बताइए कि यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि भाषा कक्षा के लिए, यानी कोई एक लैंग्वेज की क्लासरूम है। यहाँ पे बात हो रही है कि भाषा कक्षा के लिए लैंग्वेज की क्लासरूम है, गतिविधियां तैयार करते समय एक शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किस बात पर विचार करना चाहिए। मतलब एक लैंग्वेज का टीचर है, यानी गतिविधियां तैयार करते समय एक्टिविटी प्लान कर रहे हो। मतलब एक लैंग्वेज का टीचर, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, ठीक है, यानी जो भी आपकी लैंग्वेज हो, किसी भी लैंग्वेज का टीचर हो सकता है। तो कह रहे हैं उनको गतिविधियां प्लान करते हैं। मतलब सॉरी फॉर दैट, मैं बैबलिंग करने लगा हूँ यार। मेरे मैं कॉलेज में टीचर हूँ, वहाँ पढ़ा रहा हूँ, वहाँ के आने के बाद तुरंत हमारा शूट होता है, तो मैं सच में कह रहा हूँ यार, वो बच्चे के अंदर नहीं होता है कि 6 महीने के अंदर बैबलिंग आती है और बल बनाना सीख जाता है, वैसे ही मेरे अंदर भी हो गया, पता नहीं क्या सिस्टम है ना? चलिए कोई बात नहीं, आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यानी कोई लैंग्वेज का टीचर है जो एक्टिविटी प्लान करते समय उसको किन बातों पे फोकस होना चाहिए, किन बातों पे ध्यान होना चाहिए। देखो अब इन्होंने ए में लिखा हुआ है कि ए स्टेटमेंट लिखा हुआ है गतिविधियां जिनमें सार्थक अंताक्रिया शामिल है। सिंपल फंडा, बहुत अच्छा ऑप्शन लिखा हुआ है कि ऐसी गतिविधियां शिक्षक को प्लान करनी चाहिए जिनमें सार्थक अंताक्रिया शामिल हो, मतलब लोगों से आपस में इंटरेक्शन तो हो, एटलीस्ट मतलब आपस में लोग बात तो करें। ऐसी गतिविधि प्लान कर रहे हो अब, हाँ, है ना? लैंग्वेज की क्लासरूम में, भाषा की क्लासरूम में, जहां पे आप कम्युनिकेशन आपका अच्छा ही नहीं होगा या आप लोगों से बातचीत नहीं करोगे, तो वो लैंग्वेज की एक्टिविटी पता ही नहीं चलेगी। समझ रहे मेरी बात को? तो कहने का तात्पर्य ये हुआ है कि अंताक्रिया होनी चाहिए, लोगों से बातचीत होनी चाहिए उस एक्टिविटी में। ठीक है, तो ये तो अच्छा लिखा हुआ है। बी देखो, गतिविधियां जो वास्तविक दुनिया के कार्यों से मिलती जुलती हुई, यानी ऐसी एक्टिविटी प्लान कीजिए जो आपके जो डेली लाइफ में जो भी आप काम करते हो उनसे कुछ मिलता जुलता हो। मतलब ऐसी एक्टिविटी टीचर के द्वारा प्लान करनी चाहिए, एक लैंग्वेज के टीचर के थ्रू, कि वहां पे बच्चों को समझ में तो आए कि यार करा क्या रहे हो। मतलब ऐसा कुछ करा दिया जो उनके जीवन में उन्होंने कभी देखा भी ना हो। ऐसा तो नहीं होता ना? तो जो भी एक्टिविटी, जो भी आप एग्जाम्पल भी देते हो क्लासरूम में, तो वो भी उनके मिलते जुलते रिलेट कर, जो आप डेली लाइफ में वो देखते हैं उनसे मिलते जुलते एग्जाम्पल देते हो, ताकि बच्चा इजीली समझ पाए। एज अ टीचर आपका काम यही होता है कि आपकी बात को बच्चा समझ जाए, और बच्चे के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना पड़ता है ना? और क्या करना, क्लासरूम में चाहे कितने प्रकार के बच्चे बैठे हों, बट आपको क्या करना है एज अ टीचर, सभी को समावेशी शिक्षा फॉलो करानी है। मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन को फॉलो करना है कि सभी को साथ में लेके चलना है। दोनों पॉइंट एकदम ठीक है। तो ए और आर, यानी ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलते हैं, समझते हैं अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। आज बहुत ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा, और अगर आप पहली बार आए तो प्लीज लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे, ताकि जब भी वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब तक आपका सीटेट यूपीटेट हो नहीं जाएगा, तब तक मैं कंटिन्यू वीडियो लेके आ रहा हूँ, कंटिन्यू। हालांकि किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब भी आप इजिली हमसे कनेक्ट हो सकते हो। देखो अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट आपको थोड़ा कॉमन सेंस की जरूरत पड़ती है यहाँ पे। देखो अब क्वेश्चन में लिखा हो, क्वेश्चन नंबर 7 में, कि कुल भौतिक प्रक्रिया, यानी कोई शारीरिक गतिविधि हो रही है, कोई फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, इन विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी होती है। मतलब यहाँ पे शारीरिक गतिविधि यानी फिजिकल एक्टिविटी की बात हो रही है, किसके लिए उपयोगी होगी? वो क्रिया करके सीखने वाले बच्चों के लिए। श्रवण, देखो सुनने की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही, यहाँ पे क्रिया करने की बात हो रही है कि आप कुछ काम कर रहे हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो ना। और पढ़ने की कोई बात नहीं हो रही यहाँ पे, ना ही कोई फिगर या चित्र को देखने की बात हो रही है। सिंपल आपको लग रहा होगा, क्रिया करके सीखने, यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। यानी अब आप क्या कर रहे हो, कोई गतिविधि करके सीखते हो। आपको पता है हर कॉलेज में ये होने लगा, किसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, ताकि बच्चे आपके जितने क्लासरूम में बच्चे बैठे हुए सारे
जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, सारे बच्चे आपकी बात को समझ जाएं, इसलिए आप कोई एक्टिविटी करके या टास्क देके टॉपिक को स्टार्ट करते हो। क्लियर? तो आपके पास है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। होपफुली आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कहीं पर भी डाउट नहीं रह गया होगा, कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट जरूर करिएगा। भले ही हम लाइव नहीं है, फिर भी हम आपकी सारी बातों को समझने की प्रॉपर कोशिश करते हैं। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिएगा, कोई टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही हो तब भी मुझे बता दीजिएगा। जितना हमसे हो पाएगा, मैं लर्नर, जितना हमसे हो पाएगा मैं करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही प्लान करेंगे। 110% किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी के लिए इजीली आप कनेक्ट हो सकते हैं। कोई भी डाउट रहेगा बता दीजिएगा। आउट ऑफ 7 आपने कितने सही किए वो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और प्लीज जो भी कमी रही वो भी बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो जरूर प्लान करेंगे। और टाइम का यूटिलाइज करते रहना, ये मेरे हर वीडियो की टैगलाइन है। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई आशा और उम्मीद साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच।